Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss class 8 SST. Class 8 SST. Chapter Civilizing the Native. Civilizing the native, educating the nation. My dear student, if you have remember, I have discussed the different points of this chapter. Which points we have read? अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा हाउ द ब्रिटिश व्यू एजुकेशन, हाउ द ब्रिटिश व्यू द एजुकेशन, देन आफ्टर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा द ट्रेडिशंस ऑफ ओरिएंटलिज्म, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, देन आफ्टर हमने इसके बाद के टॉपिक पे पढ़ा कि द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, द ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट. These three topics which we cover, and one topic which we studied, that was the education for commerce. अब इस टॉपिक्स पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने देखा. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको ये समझना चाहिए और हम इसको टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी लिटिल बिट सेंटेंसेस, छोटे कम शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे. हमने हाउ द ब्रिटिश एजुकेशन, दो ग्रुप था ब्रिटिशर्स का, एक वो ग्रुप ओरिएंटलिस्ट. गुड मॉर्निंग. सो एज आई टोल्ड यू दैट द ओरिएंटलिस्ट एंड सेकेंड हु फेवर English as a learning language. और हम लोगों ने यहां बात की किस तरीके से विलियम जोन्स, एच.डी. कोलब्रुक, विल्किंसन, प्रिंसेप जैसे एक वर्ग जो ओरिएंटलिस्ट को फेवर कर रहे थे, और दूसरा वर्ग जो दूसरा वर्ग था वो फेवर कर रहा था इंग्लिश को, जिसमें जेम्स मिल और जिसमें जेम्स मिल के साथ साथ मैकाले का नाम सबसे महत्वपूर्ण था. हमने इन चीजों पे बात की और हमने इन चीजों को देखा. अगर आपको ये बातें याद होंगी तो, और फिर हम लोगों ने इस पर चर्चा की किस तरीके से ओरिएंटलिस्ट ये बात कह रहे थे कि जो भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी वो भारतीयों के फेवर में होगी और साथ साथ ब्रिटिशर्स इसको समझ सकेंगे और भारतीयों के लिए भी ये लैंग्वेज अच्छी मानी जाएगी. देन आफ्टर द अदर लैंग्वेज हु फेवर्ड इंग्लिश, वो ये कह रहे थे कि भारत की भाषा पूरी तरीके से
साइंटिफिक नहीं है और ना ही वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, इसलिए इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। बाद में मैकाले मिनट्स के बाद 1835 में इंग्लिश को लर्निंग बना दी गई, उस भाषा में बना दिया गया जो लर्निंग लैंग्वेज के रूप में थी। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। और फिर हमने द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, इसमें हमने विलियम जोन्स के पूरे काम को पढ़ा, एच टी कोलब्रुक के वर्क को पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से पूरे भारत की किताबों को, जो टेक्स्ट थे यहाँ के, उनको पढ़ा, ढूंढा, ट्रांसलेट किया और उस पर तमाम सारे कार्य किए, रिसर्च वर्क किया। ये चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि उन्होंने इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, इसी पर्पज से कि ये भारत की सारी बुक्स, जितनी भी मटेरियल्स हैं, उनको एक प्रॉपर फॉर्म में रखा जाए। फिर हमने ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट पर बात की। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट में जस्ट अपोजिट what the Orientalists want and what the Orientalists try to implement throughout whole British Empire education system। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों पे कौन सी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, और उन्होंने भारत के अरेबिक और संस्कृत भाषा को प्रमोट किया। ओरिएंटलिस्ट ने जस्ट इसके अपोजिट इनकी कमियों को दिखा करके ग्रेव ऑफ द एरर्स में मिल और मैकाले ने अपनी बातों को रखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन द डिफरेंट टाइम्स। सो आई होप, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको ये बात याद होगी। थर्ड टॉपिक्स, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स। इस टॉपिक में, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स में, हम लोगों ने उन चीजों को देखा कि किस तरीके से वुड डिस्पैच आया और वुड डिस्पैच ने किस तरीके से भारतीयों को अंग्रेजी स्टाइल में, ब्रिटिश कल्चर में ट्रेंड करके उनको अपने अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया। जब मिल और मैकाले के विचारों को और ज्यादा प्रमोट किया गया। वुड डिस्पैच 1854 में। In my last class, this was clearly explained about the Wood Dispatch. Wood Dispatch. Who was Wood? Where I discussed that Wood was the president of the board of control of the East India Company. He wanted that the Indian education system should be reformed according to Western culture, according to Western demand. It would be better for the Indians if they trained in British culture. Why? Because neither, if they trained, they can join the British civil services, British offices as a clerk, as a officers, but also they uses the British goods, things, उन चीजों का यूज करेंगे, उन वस्तुओं को ये करेंगे जो महत्वपूर्ण हो। My dear student, this is the very important things which you have to understand. ये चीजें वुड ने एक कदम और आगे बढ़ के ये बातें भारतीयों को इस तरीके से करने का प्रयास किया कि वो मन मस्तिष्क से भले ही हिंदुस्तानी रहे, शरीर से, स्किन से भले ही वो भारतीय हों, लेकिन वो ब्रेन से ब्रिटिशर्स हो जाए। और ऐसा करने में बहुत हद तक वो सफल भी हुआ। अब आप अगर वुड डिस्पैच को मिला दें मैकाले मिनट्स के साथ, तो आज नाउ ए डे व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया, what we are doing in our education system. Today we follow the English medium. Why? English is not the language of Hindustan, India, but also हम उसको आज भी लेके घसीट रहे हैं। क्यों? Here the two main things which is very important I want to inform you, I want to tell you that why we are what? कि हम इस भाषा को, इस इंग्लिश लैंग्वेज को बार बार लेके चल रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों इसको लेके चल रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बातें दो चीजें। पहली एक कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ऊपर इंपोज की गई इंग्लिश लैंग्वेज आज भारत की जरूरत हो गई है, आज हमारे देश की जरूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि एज यू नो दैट इन इंडिया मोर देन 500 लैंग्वेज दैट इज स्पीकिंग नाउ आज कल बोली जा रही है।
500 से ज्यादा भाषाएं that was used by the common people who lived in the different part, different region in India. Northern part, western part, eastern part, southern part, southwest, southeast, northwest, northeast, west frontier. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक भाषा, एक बात कही गई है इन इंडिया, इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ वन प्रपोज्ड व्हिच वाज गिवन दैट 3 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी. इट मीन्स द वाटर दैट हैड चेंज. कितनी दूरी पे? द डिस्टेंस ऑफ द 3 माइल. एंड एज फार द लैंग्वेज इट वाज सेम, इट इज चेंज. कितनी दूरी पे? 5 माइल्स पे. 5 माइल्स पे लैंग्वेज चेंज होती है और 3 माइल्स पे पानी चेंज हो जाती है. ये कहावत कही गई, ये प्रबोध है भारत में. तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाओं और इनको कनेक्ट करके जोड़ के रखना कितनी महत्वपूर्ण बात है. आई होप यू हैव रिमेंबर व्हेन आई टॉट यू अबाउट दैट द पॉइंट्स framing Indian Constitution, where I discussed the language dispute. I told you a story, the Potti Ramlu of the Andhra Pradesh. I also told you that what happened with Pandit Jawaharlal Nehru when he was reached in 1952 for the election campaign in the Madras. They had to face a high amount of protest. बड़े पैमाने पे इनको प्रोटेस्ट झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा, और ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी. अंततः पोट्टी श्रीरामुलु जो गांधी लीडर थे, उन्होंने 54 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इस प्रकार वुड डिस्पैच ने एजुकेशन ऑफ कॉमर्स में ये बात बताने का प्रयास किया. वुड डिस्पैच ट्राई टू प्रूव दैट कि इंडियंस शुड बी ट्रेन्ड according to their own ways. So that's why the production of the British factories goods that was dumped in India in huge amount. जब भारतीयों को अंग्रेजों की संस्कृति में ट्रेन कर दिया जाएगा तो बड़ी संख्या में भारतीयों को क्या मिलेगा? भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी. वो उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और ब्रिटिश वस्तुएं भारत में बिकने लगेंगी. क्योंकि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था, इसलिए उसने अपना ब्रेन उस तरफ भी लगाया और एजुकेशन सिस्टम को मोल्ड करने का प्रयास किया. ओके, ये सब चीजें, ये सारी बदलाव जो हो रहे थे, उन सारी बदलावों का, उन सारे चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ा, क्या फर्क पड़ा किसके ऊपर? भारतीय लोकल स्कूल के ऊपर. आइए देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आइए मैं यहां लिख देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल. व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल. लोकल स्कूलों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और फिर द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, इसी का एक सब डिवीजन है इसी टॉपिक का, जो विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट दी. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स. आइए अब हमें इस टॉपिक पे ध्यान देना है. एज यू नो दैट वी स्टडीड दिस टॉपिक इन आवर प्रीवियस क्लास. हमने इस टॉपिक को यहां तक हम लोगों ने अपनी पुरानी क्लास में डिस्कस किया. हमने इन 4 टॉपिक को, हाउ द ब्रिटिश व्यू द एजुकेशन एंड द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज, ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, और एजुकेशन फॉर कॉमर्स 1, 2, 3, 4. तो इन 4 टॉपिक्स को हमने पुरानी क्लास में, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में. आज हम फोकस करेंगे व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स. ओके, ये हमारा मेन टॉपिक हो, तो हम इसको आज
ऊपर करते हैं। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये हम इसको फ्रंट पे करें क्योंकि हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, व्हाट हैपेंड लोकल स्कूल। अब ये टॉपिक, इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, इस नई शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आए, इन बदलावों का क्या असर हमारे नए स्कूलिंग सिस्टम पे पड़ा। अगर इन चीजों को देखें तो कहता है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? Have you ever, British times, have you, I mean to say that, have you ever wondered whether they went to school? And if there were school, what happened to these under British rule? What I want to tell you, my dear student, do you have any idea? क्या आपके पास कोई ऐसी, क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपके पास ऐसा, आपने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा कि हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? भारत में प्री ब्रिटिश टाइम में भारत के जो बच्चे थे वो स्कूलिंग सिस्टम उनकी कैसी थी, वो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में थे? एंड हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वांट टू स्कूल्स? और जब वो स्कूल गए, एंड इफ देयर वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? और जो स्कूल्स थे उनकी व्यवस्था, व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि स्कूलिंग सिस्टम दैट वाज द प्री ब्रिटिश रूल एंड सेकेंड अंडर ब्रिटिश रूल। दो चीज हम स्कूलिंग सिस्टम को दो आधार पे देखेंगे। एक उस समय जब भारत में अंग्रेज आए नहीं थे, और एक उस समय जब भारत में अंग्रेज आ चुके थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, और किस तरीके से उनकी व्यवस्था डेवलप हुई। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द अंडर ब्रिटिश रूल विच टाइप ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द प्री ब्रिटिश रूल स्कूल। एज आई इन्फॉर्म यू that in ancient time in India the Gurukul system was flourished, but after some time जब भारत में तुर्कों का अटैक हुआ, भारत में मुगल शासक बने, सल्तनत की स्थापना के बाद मुगलों का शासन आया, तो भारत में स्कूलिंग सिस्टम में दो पार्ट बढ़ गए। इट मीन्स प्री ब्रिटिश रूल की बात करें तो दो पार्ट में थी। प्री ब्रिटिश रूल में टू पार्ट, पहला अगर आप देखेंगे तो पाठशाला, और दूसरा मदरसा। पाठशाला और मदरसा, इन दोनों चीजों के आधार पे आप उन बातों को आसानी से समझ सकते हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पाठशाला ये हिंदुओं के लिए थी, मदरसा मुस्लिमों के लिए थी। लेकिन अर्ली इंडिया में जब भारत में मुस्लिम्स भी नहीं आए, तो यहां पे गुरुकुल मेथड से एजुकेशन दिया जाता था। गुरुकुल गांव से दूर कहीं जंगलों में शांत स्थान पर बनाए जाते थे। बाद में ये सिस्टम डेवलप हुई और फिर भारत में सत्ता जो स्कूलिंग की बनी वो इस रूप में दिखाई देती है। प्री ब्रिटिश रूल में पाठशाला और मदरसा, और अंडर ब्रिटिश रूल में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल।
इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना हुई। तो जो ये स्कूल बने, इन स्कूलों ने भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदल के रखा। और किस तरीके से ये प्रभावित हुए, यही हम एडम्स की रिपोर्ट में देखेंगे। यही हम, जब एडम्स ने, क्या था एडम्स की रिपोर्ट, अब इसके बाद हम बात करेंगे एडम्स की रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी एजुकेशन सिस्टम पे, उसने क्या देखा इन चीजों को, और ये व्यवस्था किस तरीके से चेंज हो रही थी। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगेन एंड अगेन आई वांट टू व्हाट टीच यू कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में आकर के भारतीय पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नया स्वरूप दे दिया, अपने अकॉर्डिंग भारत के एजुकेशन सिस्टम को मोल्ड कर दिया। दैट व्हेन द ब्रिटिश occupied our India and India changed the British Empire, then whole the education system of India that was changed by the Britishers according to their own ways. That was the under British rule education system. What we discussed, the Orientalism and the vernacular, convent school, English medium school, these are all we discussed. But first we discussed the report of Adams, and Adams clarify that all things which was changing, which was running on during that time, उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम चल रही थी भारतीय व्यवस्था में, जो हो रहा था, उनके बारे में बात करते हुए इन चीजों को बताते हैं। क्या है एडम्स रिपोर्ट, देखते हैं। लेट अस सी। in the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. He toured the district Bihar and Bengal. William Adams, who was a Scottish missionary, and he wandered one place to other place, one village to other village of the Bihar and Bengal. And what he watched, what he observed, he had been asked by the company to report on the progress of education in the vernacular schools. The report Adam produced is interesting. Okay, let us see what Adams explained. Adam क्या explain करता है? Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these Pathshala was considerable, over 20 lakhs. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At the times, they were started by a teacher, guru. How strange. He explained the actual condition of the schools which was running on in Bihar and Bengal. एडम इन चीज़ों के बारे में लिखते हुए कहता है कि जब उसने देखा बंगाल और बिहार के गांव में, उसने क्या पाया, तो कहता है कि 1 लाख पाठशाला बंगाल और बिहार में उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा। कहता है कि दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, ये छोटे संस्थान थे शिक्षा के, ये शैक्षणिक संस्थान के रूप में एक छोटी संस्था थी, विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। कहता है गांव की एक पाठशाला में कितने बच्चे थे? 20 स्टूडेंट्स। कहता है एक पाठशाला में बच्चों की संख्या सिर्फ 20 थी, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा पाठशाला इन छोटे छोटे गांव में थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन being taught in the पाठशाला was considerable, over 20 लाख। कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कहता है even in the every and each villages have one पाठशाला and each पाठशाला have 20 students, but the number of schools, number of पाठशाला was very much. In Bengal and Bihar 1 lakh पाठशाला
and in the 1 lakh pathsala, the 20 lakh students, they were part of these pathsalas. It means कि 20 लाख बच्चे स्कूल जाते थे. ये बात खुद एक स्कॉटिश मिशनरी एडम लिखता है अपनी रिपोर्ट में. माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. माय डियर स्टूडेंट, द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस वेरी इंटरेस्टिंग. At times, they was started by a teacher, Guru. That the Pathsala that was started by Guru, and these school, these Pathsala was functioning with the help of the wealthier people or the particular community. एक छोटे से समाज के द्वारा या गांव के मुखिया के द्वारा या गांव प्रधान हेडमैन ऑफ द विलेज के द्वारा या वेल्दियर पीपल के द्वारा ये स्कूल चलाए जाते थे. एक टीचर होता था, 20 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और इस तरह के 1 लाख से ज्यादा पाठशाला बंगाल और बिहार के गांवों और जिलों में थे. तो इसके आधार पे 20 लाख स्टूडेंट बंगाल और बिहार में पढ़ने जाते थे. सिर्फ बंगाल और बिहार. माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग द होल ब्रिटिश एम्पायर, आई एम टेलिंग ओनली 2 स्टेट, 2 प्रोविंसेस, द ओनली बंगाल एंड बिहार. 20 lakh students. This is very important. And as you know that what the James Mill and Macaulay type, the educationists claim that Indians, they were totally uncivilized and they have no knowledge about the information study. उन्हें कोई knowledge नहीं था. They have no scientific knowledge. Their knowledge is based on the unpractical work. मतलब कहते हैं कि वो practical भी नहीं था. Practical work, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था उनके पास. ऐसी स्थिति में जबकि भारत में 20 लाख स्टूडेंट स्कूल जाते थे. आगे क्या कहते हैं एडम्स, देखती है. कहते द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल. भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो पाठशालाओं में थी, वो फ्लेक्सिबल थी. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विथ स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम. कुछ चीजें हैं जो आज की स्कूलों में अभी भी चल रही हैं, वो पाठशालाओं में चलाई जा रही थी. There were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboard, no system of separate classes, no roll call register, no annual examination, and no regular timetable. Nowadays, these are all available in a school. But during that time, they are all totally absent. No proper syllabus, no blackboard, no chair, no roll call, no. I mean to say that what is the formality which happen in a school, जो स्कूलों में होती है, that was totally absent in पाठशाला. ये सब पाठशाला में नहीं थी, ये सब चीजें नहीं होती थी. बट इन सम प्लेस द क्लासेस वर हेल्ड अंडर द बेनियान ट्री. They have no the proper classes facility. They have no school building. So that's why in that condition what they would do, they regulate their classes under the banyan tree in the supervision of one guru. एक टीचर के नेतृत्व में क्लासेस चलती थी उनकी. In other places, in the corner of village, shop or temple, or at the guru's home, the school was functioning. School was regulating. चलाए जाते थे, चलते थे. या तो पेड़ के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, या तो दुकानों, या तो मंदिरों के प्रांगणों में स्कूल चलाए जाते थे. ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी. How strange! This was explained by William Adam during 1830. अब यहां पे कई सारी चीजें आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं. आप इन चीजों को ध्यान दीजिए. You should consider about that what I am telling you. The information is very important. If you will absorb all the information
then you have a clear evidence that the Indians, they were more aware of education. शिक्षा के प्रति उनकी अवेयरनेस कितनी थी, ये बातें आपको मालूम चल जाएंगी. Teaching was oral and the guru decided what to teach in accordance with the need of the students. Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with group of children with the different level of the learning. कहता है कि यहाँ पे टीचर है वो अलग अलग लेवल पे लोगों से बातें करता था, इस ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स से अलग अलग बातें करता था अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. देयर वर नो सिलेबस. व्हाट द नीड ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट गुरु सेट अप द सिलेबस फॉर देम. एक उनके लिए सेट करता था सिलेबस उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप. और फिर इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम रन करती थी, चलती थी. तो ये सारी चीजें व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इफ यू विल ऑब्जर्व what author want to inform you about these all points, that they have no proper building, they had no schooling. I mean to say that कि ना फर्नीचर थे, ना चेयर थे, ना टेबल थे, ना सिलेबस था, ना नॉमिनल रोल्स थे, ना कोई प्रॉपर फिक्स फी थी, फी स्ट्रक्चर नहीं था, ब्लैक बोर्ड नहीं था, नथिंग इज अवेलेबल ड्यूरिंग दैट टाइम. बट द स्कूलिंग सिस्टम इज रनिंग ऑन. Education that was oral. Teacher decided that what syllabus would be better for the student according to the student's need. Teacher provide them the proper facilities. That is very important. We will continue this class in my next video. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और एडम्स रिपोर्ट पे बात करेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.